है स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था लेक्चर नंबर 9 में कि हम कॉमन नेम कैसे लिखते हैं अल्काइल हैलाइड्स का। और मैंने फिर आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको नाम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है उन सभी कंपाउंड्स का जिसका मैंने नाम दिया था अल्कोहल्स में। ठीक है, तो देखिए हमने क्या शुरू किया था, हमने शुरू किया था कॉमन नॉमेनक्लेचर। और कॉमन नॉमेनक्लेचर में भी हम लोग ने दो टाइप में फंक्शनल ग्रुप को डिवाइड किया था। एक फंक्शनल ग्रुप का ग्रुप ऐसे बनाया था जिसके अंदर हम लोग ने कार्बन आइटम नहीं रखे थे, और एक फंक्शनल ग्रुप का ग्रुप ऐसा था जिसके अंदर कार्बन आइटम होता है। तो हम कौन सा पढ़ रहे थे, फंक्शनल कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन आइटम। तो जिसके अंदर 6 मैंने बताया था आपको। ठीक है, फर्स्ट इज अल्काइल हैलाइड जो हम लोग ने कंप्लीट किया, सेकंड इज अल्कोहल जो हम लोग ने कंप्लीट किया, थर्ड इज ईथर, फोर्थ इज अमाइंस, फिफ्थ इज सल्फोनिक एसिड एंड द सिक्स्थ वन इज नाइट्रोअल्केन्स। ठीक है, तो जिसमें से मैं आपको बताया सल्फोनिक एसिड और नाइट्रोअल्केन्स जो होता है इनका तो सिर्फ IUPAC नेम ही होता है, कॉमन नेम होता ही नहीं है। तो अब बचे हैं सिर्फ दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनका कॉमन नॉमेनक्लेचर हमको पढ़ना है जिसके अंदर कार्बन आइटम नहीं है, दैट इज ईथर्स एंड अमाइंस। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैं आपको ईथर्स और अमाइंस इसी लेक्चर में करा दूं, अगर पॉसिबल होगा तो ठीक है, अगर लेक्चर में पॉसिबल नहीं होगा तो अमाइंस विल स्टडी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स विदाउट कार्बन आइटम। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसे सभी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन आइटम नहीं होता है इनका अगर हमको नॉमेनक्लेचर करना है तो ये कैसे होता है, हेड प्लस टेल इस तरह से होता है। जिसमें हेड क्या होता है, एक रेडिकल नेम होता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एक्सेट्रा। ठीक है, और टेल क्या होता है, उसका सफिक्स। तो मैंने आपको उसी समय फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है वो बताया था। जनरली वो उसी का पीछे वाला नाम होता है, जैसे अल्काइल हैलाइड का सफिक्स होता है हैलाइड, अल्कोहल्स का सफिक्स होता है अल्कोहल्स, ईथर का सफिक्स होगा ईथर, अमाइंस का सफिक्स होगा अमाइंस। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा था। तो चलिए अब दो तो हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है कि आपको अल्कोहल जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और जितने बच्चे लोग ने मुझे होमवर्क भेजा है उनका ऑलमोस्ट 95% सब कुछ करेक्ट ही था। कहीं ना कहीं एक दो जगह पे प्रॉब्लम था जिनको मैंने करेक्ट किया। उम्मीद है कि जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं भी भेजा है मुझे, आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ईथर। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी छोटी हो गई है बट कोई बात नहीं, आप समझिएगा। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से होता है कि हम कार्बन चेन होती है, बीच में ऑक्सीजन होता है और फिर से कार्बन चेन होती है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्बन चेन होती है, एक ऑक्सीजन होता है और फिर से कनेक्टेड टू कार्बन चेन होती है। देखिए ये दोनों भी फंक्शन, दोनों भी रिप्रेजेंटेशन है ईथर का ही है। पर फर्क क्या है, यहाँ पर देखो दोनों कार्बन चेन सिमिलर है, करेक्ट है, सेम है। तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। क्या कहते हैं इन्हें, सिमेट्रिकल ईथर्स। मतलब यहाँ पर जो कार्बन चेन लगी होगी वही चेन इस तरफ लगी होगी। मतलब यहाँ मिथाइल है तो यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ एन प्रोपाइल है तो यहाँ भी एन प्रोपाइल है, इस तरफ से। ठीक है, और ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या है कि एक तरफ जो कार्बन चेन लगी हुई है ना, और दूसरी तरफ जो कार्बन चेन लगी हुई है बहुत ही अलग होगी, दोनों सेम नहीं होगी। जैसे यहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा है तो यहाँ पर मिथाइल छोड़ के और कोई भी ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों आर ग्रुप डिफरेंट है, तो इसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको ईथर्स का छोटा सा क्लासिफिकेशन बता दिया है कि ईथर्स जो है वो सिमेट्रिकल भी होते हैं और अनसिमेट्रिकल भी होते हैं। हमको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमको तो नाम लिखना है, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो। नाम तो इसी फॉर्मेट में आएगा कि आपको पहले हेड लिखना होगा फिर टेल लिखना होगा। टेल में सफिक्स, और ईथर का जो सफिक्स होता है वो ईथर ही होता है। तो इसका जो हेड है वो रेडिकल नेम है, यानी यहाँ पर कौन सा आर ग्रुप है उसके हिसाब से इसका आगे का नाम डिसाइड होगा, यानी हेड डिसाइड होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका नाम कैसे लिखा जाए। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं सिमेट्रिकल ईथर्स का। यानी क्या, यहाँ पर समझो अगर मैंने मिथाइल ग्रुप रखा हुआ है तो यहाँ ऑक्सीजन है, तो इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप ही होना चाहिए। तो ये जो ईथर है इसे मैं सिमेट्रिकल ईथर कहूंगा। ठीक है, तो ये जो सिमेट्रिकल ईथर है इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए हेड और टेल। तो हेड होता है रेडिकल नेम, इस तरफ भी मिथाइल दिख रहा है, इस तरफ भी मिथाइल दिख रहा है। अगर दोनों तरफ मिथाइल ही ग्रुप है, कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो मुझे वर्ड यूज करना चाहिए डाई, DI डाई। ठीक है, डाई, और फिर डी कैपिटल लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, डजंट मैटर। डाई मिथाइल ग्रुप इसलिए मैं लिखूंगा मिथाइल, ये हो जाएगा डाई मिथाइल। ठीक है, ये मेरा रेडिकल नेम हो गया। अब मुझे लिखना चाहिए टेल। टेल क्या है, सफिक्स। सफिक्स क्या है इसका, ईथर, तो मुझे पीछे लिखना चाहिए ईथर। तो देखो इसका नाम बहुत ही सिंपल है, डाई मिथाइल ईथर, बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूँ जो अनसिमेट्रिकल ईथर का है। ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर 2 में मैं अनसिमेट्रिकल ईथर लेता हूँ कि मान लेते हैं इस तरफ अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ऑक्सीजन के इस तरफ मिथाइल छोड़ के कोई भी ग्रुप, अभी के लिए मैं इथाइल ग्रुप ले रहा हूँ, CH2CH3। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो ग्रुप है वो इथाइल ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप है। सही है, तो अब इसका नाम कैसे लिखना चाहिए, या तो मैं जैसा
बोल रहा हूँ वैसा ही लिख दूं कि पहले मिथाइल है और इथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा, पहले मिथाइल लिखना चाहिए, है ना, फिर ये जो इथाइल है वो लिखना चाहिए और फिर ईथर लिखना चाहिए, मिथाइल इथाइल ईथर, इस तरह से। या तो फिर मैं नाम कैसे लिख सकता हूँ कि पहले मैं इथाइल लिख दूं, ठीक है, फिर मैं मिथाइल लिख दूं और फिर ईथर लिख दूं। क्योंकि देखिए दोनों अलग अलग है तो मुझे दोनों का नाम अलग अलग लिखना पड़ेगा। दोनों सेम होता तो मैं ऐसा डाई मिथाइल करके लिख देता, है ना। तो इस तरह यहाँ पर क्या होता है, डाई वर्ड जो यूज होना होता है, डाई वर्ड, ठीक है, वो हमेशा सिमेट्रिकल वाले में ही यूज होगा, अनसिमेट्रिकल वाले में डाई वर्ड ट्राई वर्ड ऐसा कुछ यूज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों भी नाम है, मिथाइल इथाइल ईथर बोलूं या इथाइल मिथाइल ईथर बोलूं, तो इन दोनों नाम में से कौन सा नाम सही है अगर मैं आपसे पूछूं, तो देखिए स्टैंडर्ड रूल ये होता है कि आपको जो नाम लिखना होता है इस तरह से, ठीक है, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे तो आपको सही नाम मिलेगा। देखिए पहले मिथाइल लिखेंगे तो एम आ रहा है, फिर ई आ रहा है, एम के बाद ई आता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं, तो ये जो नाम है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ई आ रहा है फिर एम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, इसलिए मैं ये वाला नाम फॉलो करूंगा, ठीक है। राइट द नेम्स अल्फाबेटिकली इफ द ईथर इज अनसिमेट्रिकल, क्योंकि आपको दोनों भी ग्रुप्स जो है उसको मेंशन करना पड़ता है। अगर सिमेट्रिकल है तो टेंशन ही नहीं है, आपको डाइवर्ट करके लिखना है ना, 2 बार तो डाई लिखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कि ईथर का नाम जो है वो कैसे लिखते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा जिसमें मैं आपको कंडेंस फॉर्म भी दूंगा, किसी किसी में मैं आपको बॉन्डाइन फॉर्म भी दूंगा, और हम सभी का बहुत अच्छी तरह से कॉमन नेम डिस्कस कर रहे होंगे और मैं सभी का कॉमन नेम आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको ईथर का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ओवर दिस। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स अभी सॉल्व करते हैं, मैं एक एक करके सारे कराऊंगा आपको। देखिए मैंने यहाँ पर बॉन्डाइन फॉर्मूला लिखा हुआ, पहला वाला अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये डॉट है यानी कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है और फिर कार्बन है। तो एक ही कार्बन होता है तो हम जान सकते हैं कि यहाँ एक कार्बन है तो एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो बाकी के 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन होंगे, यानी इसका जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो एक्चुअली कुछ इस तरह से होगा, पहले CH3 है, फिर ऑक्सीजन है और फिर CH3 है। इतना तो आप समझ ही सकते हैं, इतनी बात तो आसान है, ठीक है। तो ये सब मैं अभी हर बार लिख करके नहीं बताऊंगा, आप समझ सकते हैं किस तरह से करना है। अगर एक कार्बन वाला ग्रुप है तो मिथाइल होगा, 2 कार्बन वाला ग्रुप है तो इथाइल होगा, एक्सेट्रा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसका जो नाम आएगा वो कैसे होगा कि यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यानी ये जो है सिमेट्रिकल ईथर है। तो सिमेट्रिकल के लिए हर बार मैं SY ऐसा लिख दूंगा, SY यानी सिमेट्रिकल ऐसा लिख दूंगा। आपको लिखना नहीं एग्जाम में, तो आपको समझे इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि सिमेट्रिकल है। तो इसका नाम जो है वो कैसे लिखना चाहिए, डाई वर्ड करके लिखना चाहिए, ठीक है, डाई, इस तरह से डाई। और मिथाइल है तो मुझे लिखना चाहिए मिथाइल, तो हो जाएगा डाई मिथाइल। और ईथर चल रहा है तो इसका जो टेल वाला पार्ट है वो ईथर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन दिख रहा है यानी मिथाइल ग्रुप होगा, और ऑक्सीजन के इस तरफ एक कार्बन और ये 2 कार्बन यानी इथाइल ग्रुप होगा। तो यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल है, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप जो है ऑक्सीजन के दोनों तरफ वो अलग अलग है, ठीक है। तो हमें क्या कहना चाहिए कि ये जो है वो अनसिमेट्रिकल यानी अनSYM ऐसा लिख दूंगा, ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आना होगा। अब इसका नाम मुझे कैसे लिखना चाहिए, तो मुझे डिसाइड करना चाहिए कि सबसे पहले ये साइड वाला जो ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप है और ये साइड वाला जो ग्रुप है वो इथाइल ग्रुप है, ठीक है। इस तरह से मैं डिसाइड कर लूंगा और फिर पता चलेगा कि अल्फाबेटिकली इथाइल का ई है और मिथाइल का एम है, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, ई, तो मुझे ई पहले लिखना चाहिए, यानी इसका जो नाम है वो कुछ इस तरह से आएगा कि पहले ई आना चाहिए इसलिए मैं लिखूंगा इथाइल, और फिर एम आना चाहिए इसलिए मैं लिखूंगा मिथाइल, और ये उसका हेड पार्ट हो गया। अब टेल पार्ट में सफिक्स आएगा और वो फंक्शनल ग्रुप है ईथर, इसलिए इसका सफिक्स होगा ईथर, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ये एग्जांपल देखिए थर्ड वाला, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, 2 कार्बन यानी इथाइल ग्रुप लग रहा होगा, ऑक्सीजन है और फिर से यहाँ पर एक कार्बन है और 2 कार्बन है, तो यहाँ फिर से इथाइल ग्रुप लग रहा होगा। तो ये जो है दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है इसलिए मैं कह दूंगा कि ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। अब इसका मुझे नाम लिखना है, सिमेट्रिकल है तो मुझे डाई वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा डाई, और 2 बार इथाइल है इसलिए मैं लिख दूंगा इथाइल, और फंक्शनल ग्रुप ईथर है इसलिए मैं लिख दूंगा ईथर, तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं फोर्थ वाले को देख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा आपको हटके लगेगा। इस तरफ देखिए ऑक्सीजन के आपको 3 कार्बन का ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब 3 कार्बन का ग्रुप जो है वो स्ट्रेट चेन में है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है। इसे मैं प्रोपाइल ग्रुप कहूं, इसे मैं एन प्रोपाइल ग्रुप कहूं, या इसे मैं सेक प्रोपाइल ग्रुप कहूं, या इसे मैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहूं, क्या कहूं बोलो। देखिए सेक प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल तो दोनों सेम ही चीज है, इसका मतलब मुझे एन प्रोपाइल कहना चाहिए या फिर सेक या आइसोप्रोपाइल कहना चाहिए, बताओ इसको क्या कहना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट चेन में है, करेक्ट, और 1 डिग्री से निकला हुआ है,
तो हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। यानी ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको वो है एन प्रोपाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप दिख रहा है वो आपको पहचान में आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 7th और 8th लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो है वो एन प्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो है वो एन प्रोपाइल ग्रुप है। अब देखिए एन प्रोपाइल के अंदर अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने बैठूं तो मुझे पी देखना चाहिए, करेक्ट, मुझे एन नहीं देखना चाहिए। याद रखिए एन जो है वो सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हट करके वो ग्रुप बन रहा है, इसलिए एन लिखा है। सेक वर्ड लिखा होता तो ये डिनोट करता कि 2nd डिग्री हाइड्रोजन निकला हुआ है, ठीक है। तो वो सब वर्ड नहीं देखना होता है, हमको सिर्फ रेडिकल का डायरेक्ट नेम देखना होता है, यानी प्रोपाइल का पी देखना होता है अल्फाबेटिकल के टाइम पे। याद रखिए एन नहीं देखना है यहाँ पर। अब इस तरफ मैं देख रहा हूं तो मेरे पास ये जो ग्रुप दिख रहा है वो है मिथाइल ग्रुप। अब देखिए एम है और पी है, आपको एन नहीं देखना है, पी देखना है। तो प्रोपाइल में और मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, मिथाइल आता है ना, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा पहले मिथाइल ग्रुप, यानी मैं लिख दूंगा मिथाइल, ठीक है, और फिर मैं लिख दूंगा एन प्रोपाइल, इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। चाहे तो आप इसको ब्रैकेट भी कर सकते हैं, बट मैं जनरली ब्रैकेट करना प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि कॉमन नेम है, ठीक है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। IUPAC नेम में बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, पर वो मैं सिखाऊंगा आपको ध्यान से। तो ये हो जाएगा मिथाइल और फिर लिखूंगा मैं एन प्रोपाइल, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है, इसलिए मैं लिख दूंगा ईथर। तो होप आप समझ में आ रहा है, आपको एन नहीं देखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ठीक है। अब यहाँ पर 5th वाला आप देखिए, ये मैंने बॉन्ड लाइन में दिया हुआ है। ऑक्सीजन के इस तरफ देखिए 1 कार्बन है, 2 कार्बन है और 3 कार्बन का ग्रुप है, ठीक है, और इस तरफ देखिए 1 कार्बन है और 2 कार्बन है, यानी यहाँ पर जो है वो इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर जो है वो 3 कार्बन का ग्रुप है, यानी प्रोपाइल ग्रुप है। अब आप देख सकते हैं प्रोपाइल ग्रुप में जो कार्बन है करेक्ट, वो सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, यानी ये 1 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ से जो कनेक्शन हो रहा है वो 1 डिग्री हो रहा है, यानी ये वाला जो ग्रुप है वही ये वाला ग्रुप है ना। मैंने इसी का खाली यहाँ पर बॉन्ड लाइन बनाया है, तो उम्मीद है कि अब आपको ये जो ग्रुप है वो पहचानने तो आते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो एन प्रोपाइल ग्रुप है। लेट मी अंडरलाइन इट कि ये जो है वो एन प्रोपाइल ग्रुप है, और यहाँ पर आपको जो ग्रुप दिख रहा है 2 कार्बन वाला वो इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो आपको क्या आपको एन देखना चाहिए? नहीं, हम एन देखते नहीं है, जब अल्फाबेटिकली लिखना होता है हम पी देखते हैं। तो पी और ई में पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली? ई आता है। तो मुझे इसका नाम कैसे लिखना चाहिए कि सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए इथाइल, फिर मुझे लिखना चाहिए एन प्रोपाइल, और फिर मुझे लिखना चाहिए ईथर। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एन प्रोपाइल ईथर, इस तरह से कुछ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए 6 एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन है, और यहाँ पर भी 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन है। तो यहाँ पर जो 3 कार्बन का चेन है, ठीक है, वहां पर पहले 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हट करके बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब ये जो ग्रुप है वो एन प्रोपाइल ग्रुप है, ऊपर वाला ही ग्रुप है, और ये साइड भी एन प्रोपाइल ग्रुप ही है, यानी ये क्या दोनों तरफ सेम ग्रुप है। सेम ग्रुप है तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल हो गया, है ना। तो बताइए इसका नाम मुझे कैसे लिखना चाहिए? डाई वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, डाई, ठीक है। डाई के बाद मुझे लिखना चाहिए एन प्रोपाइल 2 बार है, तो इसलिए मैं लिखूंगा डाई एन प्रोपाइल ईथर, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे तो भी आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा, लेकिन बहुत से टेक्स्ट बुक में इसी नाम को ऐसा भी लिखा गया है कि डाई, फिर ब्रैकेट कर देते हैं और लिखते हैं एन प्रोपाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और लिख देते हैं ईथर, इस तरह से भी लिखते हैं। तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई आपको रॉन्ग नहीं देने वाला है, क्योंकि ये कॉमन नेम है, इज फाइन। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेटर लगता है देखने में, है ना, क्योंकि एन के बाद में हाइफन आ रहा है तो इसको हम लोग ने ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। दैट इज ऑल। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखा है। 7th वाला एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन को देखिए क्योंकि वही से फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। इसके ये तरफ देखिए, आपको ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है करेक्ट है, वो 3 कार्बन का, ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है वो 1 कार्बन का है। यहाँ पर जो 3 कार्बन का ग्रुप है वहां पर जो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा है वो 2nd डिग्री कार्बन है। तो प्रोपाइल में जब 2nd डिग्री कार्बन से बॉन्ड बनता है तब हम उसे आइसो प्रोपाइल भी कह सकते हैं या तो सेक प्रोपाइल भी कह सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसको मैं आइसो प्रोपाइल भी बोल सकता हूं, सेक प्रोपाइल भी बोल सकता हूं। और ये वाला जो ग्रुप दिखाई दे रहा है वो तो मिथाइल ग्रुप है ही, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब भी ऐसा आएगा आइसोप्रोपाइल या सेक प्रोपाइल, तो पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा नाम लिखना है, ठीक है। कि आपको आइसोप्रोपाइल लिखना है या सेक प्रोपाइल लिखना है, क्योंकि रूल बदल जाएगा। देखिए अगर हम लिख रहे हैं आइसोप्रोपाइल, तो देखिए आइसो और प्रोप के बीच में कोई हाइफन मैंने यूज नहीं किया है,
करेक्ट है। अगर मैंने कोई यूज नहीं किया हाइफन को, इसका मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मुझे आई को देखना पड़ेगा। हम पी नहीं देखेंगे, आई देखेंगे, क्योंकि मैंने आइजो के बाद में कोई हाइफन नहीं लगाया है, याद रखिएगा। और जब हम सेक प्रोफाइल लिख रहे होंगे तो देखिए सेक के बाद मैंने हाइफन लगाया हुआ है, इसका मतलब सेक जो है इसका एस नहीं देखना है, हमको पी देखना है, यही रूल है, ध्यान रखिए। यहाँ पर भी देखो एन प्रोफाइल के बाद में, एन के बाद मैंने हाइफन लगाया हुआ है तो हम एन नहीं देखते हैं। जिस किसी भी वर्ड के बाद हम हाइफन लगाते हैं उस वर्ड को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप आइजो प्रोफाइल लिख रहे हैं तो आपको आई कंसीडर करना पड़ेगा, अगर आप सेक प्रोफाइल लिख रहे हैं तो आपको पी कंसीडर करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के टाइम पे। और ये तो मिसाइल ग्रुप है ही है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों भी नाम लिख के बताता हूँ। सबसे पहले मैं आइजो प्रोफाइल वर्ड यूज करके नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आई एम यूजिंग द आइजो प्रोफाइल वर्ड, इसमें आई है और इसमें एम है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो मुझे लिखना चाहिए कि ये जो है उसे मैं लिख दूंगा आइजो प्रोपाइल, फिर मैं लिखूंगा मिथाइल और फिर मैं लिखूंगा ईथर। तो इसका नाम हो जाएगा आइजो प्रोपाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। अब मैं देखो सेक प्रोपाइल वर्ड यूज कर रहा हूं और नाम लिख रहा हूं, ये नाम करेक्ट है, याद रखिएगा। सेक प्रोपाइल से भी करेक्ट ही नाम आएगा। सेक प्रोपाइल में हम एस देखेंगे या पी देखेंगे, बताइए। हाइफन वाले वर्ड को हम नहीं देखते, इसके लिए पी देखेंगे। पी और एम में पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली, एम आता है, तो मुझे लिखना पड़ेगा मिथाइल, ठीक है। फिर लिखना पड़ेगा ऐसा सेक प्रोपाइल, क्योंकि एस नहीं देखते हैं हम, पी देखते हैं। एम और पी में एम पहले आता है, पी बाद में आता है, तो एम यानी मिथाइल, फिर लिखूंगा सेक प्रोपाइल और फिर मैं लिखूंगा ईथर। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये दोनों भी नाम जो है वो करेक्ट है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको इस तरह से ग्रुप निकल रहा होगा, मिल रहा होगा, तो आपके पास में आइजो प्रोफाइल भी लिख सकते हैं, सेक प्रोफाइल भी लिख सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको आइजो प्रोफाइल लिखना पसंद है या सेक प्रोफाइल लिखना पसंद है, क्योंकि नाम तो दोनों भी करेक्ट है। बस रूल को लगाना मत भूलिएगा कि हाइफन वाले वर्ड को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं गिनते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब 8th वाले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन रखा हुआ है, मैंने ऑल बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है मुझे, इसे तो मैं बहुत अच्छी तरह से इथाइल कह दूंगा क्योंकि 2 कार्बन का ग्रुप है। पर यहाँ देखिए ऑक्सीजन की इस तरफ ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया और ये 3 कार्बन हो गया। तो अब ये जो 3 कार्बन का ग्रुप मुझे दिखाई पड़ रहा है ना, वो देखिए आप कौन से डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। ये जो कार्बन है वो 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, यानी 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। तो 3 कार्बन वाले में जो ग्रुप होता है उसे हम प्रोपाइल कहते हैं। अगर 1 डिग्री से कनेक्टेड होता है तो हम एन प्रोपाइल कहते हैं, 2 डिग्री से कनेक्टेड होता है तो हम सेक प्रोपाइल या आइजो प्रोपाइल कहते हैं। तो ये वाला जो ग्रुप है वो ये वाला ग्रुप है, देखिए इस तरह से मैंने उसको बॉन्ड लाइन में ड्रॉ किया है। तो उम्मीद है कि ये तो अभी तक आप समझ में आ ही रहा होगा। अगर आपने सभी लेक्चर्स को बहुत सिंसियरली स्टडी किया है तो ये सब बातें बहुत आसान लग रही होगी, ठीक है। तो ये वाला जो है इसे हम कह देंगे आइजो प्रोपाइल ग्रुप, या तो फिर मैं कह सकता हूं सेक प्रोपाइल ग्रुप, चलेगा ऐसा। तो अब मेरी मर्जी है, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे आइजो प्रोपाइल वर्ड इस्तेमाल करना है या सेक प्रोपाइल वर्ड इस्तेमाल करना है। तो मैं दोनों भी नाम लिख के बताऊंगा, लेकिन आप कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं आइजो प्रोपाइल वर्ड इस्तेमाल करता हूं तो आई मुझे देखना पड़ता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आई शुड कंसिडर आई। तो आई है और ई है, तो पहले कौन आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ई आता है। तो मुझे लिखना चाहिए इथाइल आइजो प्रोपाइल ईथर, इस तरह से, ठीक है। और अभी अगर मैं सेक प्रोपाइल वर्ड इस्तेमाल करता हूं तो मुझे एस देखना चाहिए या पी देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए पी, है ना। हम सेक को कंसिडर नहीं करेंगे। तो पी और ई में पहले कौन आता है, ई आता है। तो इसका नाम जो है वो भी हो जाएगा इथाइल सेक प्रोपाइल ईथर, इस तरह से कुछ बन रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये दोनों भी नाम करेक्ट है, दोनों भी नाम करेक्ट है। तो उम्मीद है आपको ये 8 एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स के अंदर तो ये थोड़ा सा क्या है अपने को बोरिंग लगने लग जाता है। तो मैं क्या करूंगा, अब जो एग्जाम्पल्स दूंगा उसमें कहीं ना मैं बॉन्ड लाइन दूंगा, कहीं ना कहीं मैं कंडेंस फॉर्म दूंगा, कहीं ना मैं नाम दे दूंगा आपको, कंपाउंड का नाम। जैसे ये नाम लिखा हुआ है ना इथाइल सेक प्रोपाइल, ऐसा मैं नाम दे दूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि चलो इसका स्ट्रक्चर बताओ। तो क्या है आपको सभी तरह से प्रैक्टिस मिलेगी कि नाम से कंपाउंड, कंपाउंड से नाम, है ना, सारी चीजें प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको। तो 8 एग्जाम्पल हो गए, अब आगे के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसको बहुत अच्छे से लिखिए। देखिए बहुत बार क्या होता है बच्चे लोगों को ना, ये जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ना, इससे प्रेडिक्ट करने में मुश्किल होता है कि सर ये सेक प्रोपाइल ग्रुप है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। तो आपको ज्यादा तो टेंशन नहीं लेना है। मैंने तो आपको सिखाया ही है कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को कंडेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कंडेंस को एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे करते हैं। जनरली आपको एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बॉन्ड लाइन में डिफिकल्टी आ रही है, अगर आ रही है तो बॉन्ड लाइन को कंडेंस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है तो वो खुल करके अच्छे से इस तरह से दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है, तो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा ग्रुप है और किस तरह से कनेक्टेड है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, लेकिन बॉन्ड लाइन से डायरेक्ट प्रेडिक्ट करना आपका जो स्पीड है ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस उसको बहुत तेज कर देगा। ठीक है, और यही चीजें हमको शार्प करनी है, क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम को अपीयर करते हैं तब आपकी जो स्किल्स है वो स्पीड के हिसाब से टेस्ट होती है। कि देखिए एंट्रेंस एग्जाम में कैसा होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनको सभी को अच्छी तरह से सारी चीजें आती होती है। ठीक है, पर एंट्रेंस में वही बच्चा स्कोर कर लेता है जिसको सारी चीजें फास्ट आती है। आना तो चाहिए ही, लेकिन जिस बच्चे को जो नॉलेज है वो जितनी फास्ट याद आती है या जितनी फास्ट वो कर पाता है, सॉल्व कर पाता है, वो बच्चा एंट्रेंस में आगे निकल जाता है। आता तो सभी को है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अगर आज से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे कि माइंड में इसको खोलेंगे कि देखेंगे कैसे लिख रहा है, ये सब फास्ट कैसे होता है। आज मैं कराऊंगा और आपका अचानक फास्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसको टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, 2 साल की पूरी मेहनत है ना, वो एंट्रेंस एग्जाम में आपको फ्रूट देती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं 2 महीने पहले पढ़ लूंगा और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 2 साल की कंबाइंड मेहनत जो बच्चा करता है ना, उसी को उसका फल मिलता है। तो उसी से उसकी प्रैक्टिस होती है, उसी से उसकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, आज आपको ये सब सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको 3-4 बार करेंगे तो 5वीं बार में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना फर्स्ट टाइम लग रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी के ऊपर। देखिए 9th एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है और 3 कार्बन है। सेम इधर भी सेम टाइप का ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो है वो सिमेट्रिकल ईथर है। और आप जानते ही है कि ये जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन से बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए मैं इसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहूंगा या तो सेक प्रोपाइल ग्रुप कहूंगा। चलिए, अगर मैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप के हिसाब से नाम लिखता हूँ, दोनों सेम है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, इस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सेक प्रोपाइल के हिसाब से नाम लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, बोलो डाई, फिर मैं अगर ब्रैकेट कर दूं तो भी चलेगा क्योंकि हाइफन वाला वर्ड लिख रहे हैं, सेक प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज ईथर, इस तरह से ये भी चलेगा। अगर आप इसमें ब्रैकेट नहीं डालते हैं तो भी इट इज फाइन। ठीक है, चलिए 10th वाला देखते हैं। अगर हम इस तरफ देखिए, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है और 3 कार्बन है। इस तरफ भी 1 कार्बन है, 2 कार्बन है और 3 कार्बन है, पर यहाँ और यहाँ फर्क है। अगर आप इसको देखते हैं तो इसका अगर मैं देखिए, मुझे अगर इसमें डायरेक्टली करने में आसानी हो रही है, जैसे मुझे पता चल गया कि ये एन प्रोपाइल ग्रुप है और ये आइसो या फिर सेक प्रोपाइल ग्रुप है, तो मैं नाम लिख सकता हूँ। लेकिन अगर समझो मुझे डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका कंडेंस फॉर्म लिख दूंगा। जैसे ये देखिए, ये 1 कार्बन हो गया कनेक्टेड टू ये दूसरा कार्बन हो गया, कनेक्टेड टू ये तीसरा कार्बन हो गया, ऑल कनेक्टेड टू 3 बॉन्ड्स। ठीक, नाउ दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन बाय सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन देन सिंगल बॉन्डेडली कनेक्टेड टू दिस कार्बन। करेक्ट, अब इस कार्बन के पास में एक ऊपर की तरफ एक कार्बन है, नीचे की तरफ कार्बन है, यानी एक कार्बन इस तरह से, एक कार्बन इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, ये हो जाएगा CH CH3 CH3। तो देखिए, अब तो मुझे बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो ग्रुप दिखाई दे रहा है उसी का नाम आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, या फिर मैं इसको सेक प्रोपाइल ग्रुप ऐसा भी कह सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो ग्रुप है, ये तो पता ही है कि ये जो है वो एन प्रोपाइल ग्रुप है। तो अभी इसका मैं अगर नाम लिखूं तो मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल के हिसाब से नाम लिखता हूँ, इन दोनों को लिखता हूँ, इन दोनों को, ठीक है, तो इसमें एन तो हमको देखना नहीं होता है, पी देखना होता है, और आइसोप्रोपाइल में हमको आई देखना होता है। ठीक है, तो अब बोलो मुझे कैसे लिखना चाहिए, आई लिखना चाहिए पहले। तो ये जो नाम है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आइसोप्रोपाइल, उम्मीद आप देख पा रहे होंगे, आइसोप्रोपाइल, फिर मैं लिख दूंगा एन प्रोपाइल और फिर मैं लिखूंगा ईथर। तो इस तरह से नाम हो रहा होगा आइसोप्रोपाइल एन प्रोपाइल ईथर। ठीक है, हाँ, अगर आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मेरे हैंडराइटिंग बहुत छोटा है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के आपके नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसके हिसाब से नाम लिखूं कि एन प्रोपाइल और सेक प्रोपाइल दोनों को मिला के मुझे लिखना है नाम, तो फिर मुझे कैसे लिखना चाहिए उसका नाम। तो देखिए, एन प्रोपाइल और सेक प्रोपाइल दोनों ही हाइफन वर्ड है, इसके बाद में भी पी आ रहा है, इसके बाद में पी आ रहा है, तो यहाँ पर टाई हो जाएगा कि हम कौन सा प्रोफाइल पहले लिखें। इस समय अब आपको एन और एस के अंदर देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। तो अल्फाबेटिकली पहले एन आता है। इसी केस के अंदर सिर्फ हम लोग हाइफन वाले वर्ड्स का अल्फाबेटिक ऑर्डर देख रहे हैं, बिकॉज आफ्टर हाइफन बोथ ऑफ देम आर गेटिंग पी, तो यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर टाई हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा इस तरह से, कुछ लिख सकते हैं कि एन प्रोपाइल, आप सुन सकते हैं ना, तो लिख लीजिए एन प्रोपाइल, फिर मैं लिख दूंगा सेक प्रोपाइल और फिर मैं लिखूंगा ईथर। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो दोनों भी नाम है मैंने यहाँ पर लिखे हुए, आप समझ सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा।
11th वाला एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो देखिए इसमें मैंने नाम दिया है और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो मैंने नाम में क्या दिया है कि एन ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये उसका नाम है कि एन ब्यूटाइल फिर मिथाइल और ईथर। तो सबसे पहले ईथर यानी ऑक्सीजन होता है, उसके दोनों की तरफ ग्रुप होते हैं। तो पहले एन ब्यूटाइल ग्रुप में लिखता हूं। देखिए इधर आप चेक कर सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेक्ट है कि नहीं। अब एन देखेंगे या बी देखेंगे, एन के बाद हाइफन है तो हम एन नहीं देखते हैं, बी देखते हैं, ठीक है। तो बी देखेंगे, बी और यहाँ पर आ रहा है एम, तो सही है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सही तो जा रहा है कि पहले बी आना चाहिए फिर एम आना चाहिए, यानी ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो सही है, ठीक है। चलिए अब एन ब्यूटाइल मिथाइल ईथर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको एन ब्यूटाइल ग्रुप आना चाहिए। तो ब्यूट यानी 4 कार्बन होता है, एन यानी स्ट्रेट चेन में पहले डिग्री 1 डिग्री से निकला होगा हाइड्रोजन। तो ये 1 2 3 4 कार्बन मैंने ड्रॉ किए और यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर भी हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH2 डैश। इस वाले ग्रुप को हम कहते हैं एन ब्यूटाइल ग्रुप। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर मिथाइल यानी ऑक्सीजन के उस तरफ वाला ग्रुप होगा, तो मुझे यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन ड्रॉ करना है और इसके इस तरफ वाला ग्रुप मिथाइल है जिसको हम CH3 कहते हैं। तो देखिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया एन ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। और इसी का अगर मैं आपसे कहूं कि चलो बॉन्ड लाइन बनाओ तो बना सकते हैं ना। एक देखो अपने पेन रखा, वही एक कार्बन हो गया, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए। फिर इट इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू दिस 1 कार्बन ओनली। तो यही जो है उसका हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से नाम से स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर से उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ऑक्सीजन है और इसके इस तरफ 1 2 3 4 कार्बन का ग्रुप लगा है, स्ट्रेट चेन है और 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटकर ज्वाइन हुआ है, मतलब यही वाला ग्रुप है, करेक्ट है। यानी ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको वो एन ब्यूटाइल ग्रुप है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कंडेंस फॉर्मूला में, तो आपको इस तरह का वो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह का 4 कार्बन का। और इस तरफ अगर मैं देखता हूं तो मुझे 1 और 2 यानी इथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये जो ग्रुप है इसे मैं कहता हूं इथाइल ग्रुप और ये वाला जो पूरा ग्रुप है इसे मैं कहता हूं एन ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। अब बताइए मुझे इथाइल और एन ब्यूटाइल में अल्फाबेटिकली क्या पहले आता है। एन ब्यूटाइल में आपको एन नहीं देखना होता है, बी देखना होता है, करेक्ट। तो बी और ई में पहले बी ही आता है, इसलिए मैं लिखूंगा एन ब्यूटाइल, फिर मैं लिखूंगा इथाइल और फिर मैं लिखूंगा ईथर। उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये सिर्फ दिख रहा है डिफिकल्ट है लेकिन है बहुत इजी। एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई तो सारी चीजें फटाफट आ जाएगी। तो अगर मैं इसी का आपको बोलूं कंडेंस फॉर्मूला ड्रॉ कर लूं तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन है, सारे के बीच में सिंगल बॉन्ड है इस तरह से। फिर आएगा ऑक्सीजन और फिर आएंगे 2 और कार्बन। अब मैं हाइड्रोजन कंप्लीट करूंगा तो यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पे फिर से आ जाएगा 3, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब 13th वाले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने 13th और 14th एग्जांपल में देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। 13th एग्जांपल देखते हैं कि एन ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, इस तरह से मैंने आपको दिया है। तो देखिए पहला जो नाम है वो है एन ब्यूटाइल और फिर जो नाम है वो है आइसोप्रोपाइल और फिर लिखा है ईथर, ठीक है। ईथर यानी ऑक्सीजन, इसके एक तरफ एन ब्यूटाइल ग्रुप है, इसके एक तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यानी अनसिमेट्रिकल हो है, तो समझ में आ ही रहा है। क्या इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेक्ट है? तो देखिए आइसोप्रोपाइल में हम आई को कंसीडर करते हैं और एन ब्यूटाइल में हम बी को कंसीडर करते हैं, तो अल्फाबेटिकली बी पहले आना चाहिए फिर आई आना चाहिए, ये करेक्ट लिखा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि एन ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो किस तरह से दिखाई देता है। एन ब्यूटाइल यानी क्या होता है कि 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे और 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटता है, तो ये CH3 CH2 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 डैश, ये जो ग्रुप है वो एन ब्यूटाइल ग्रुप है, आपको तो पता ही होगा। फिर मैं लिख लूंगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद मुझे लिखना आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल यानी क्या, 3 कार्बन वाला ग्रुप, पर उसमें से जो कनेक्टेड कार्बन होगा वो 2 डिग्री होगा। तो इस तरह से देखिए कि 3 कार्बन का ग्रुप मैं लिखता हूँ 1 2 और ये नीचे 3, ये 3 कार्बन का हो गया और ये बीच वाले कार्बन से ऑक्सीजन से बॉन्ड कनेक्टेड होगा, तो ये CH होगा, ये CH3 होगा और ये CH3 होगा। इस तरह से ये ग्रुप बना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि एन ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर लिखा है। इसी का मैं अगर आपसे कहूं कि चलिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना दीजिए तो कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन हो गए स्ट्रेट चेन में। फिर मैं लिखूंगा नीचे आ गया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन के ऊपर और 2 कार्बन है, तो मुझे इस तरह से बताना चाहिए। तो ये हो गया उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब 14th वाले पे देखते हैं। ये ग्रुप है ऑक्सीजन है और ये ग्रुप है, तो चलिए पहले इन दोनों ग्रुप्स को पहचानते हैं कि कौन से ग्रुप्स हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 कार्बन का ग्रुप स्ट्रेट चेन में है क्योंकि आपको कोई डाइवर्जन नहीं मिल रहा है, ये स्ट्रेट चेन है, करेक्ट। और 4 कार्बन वाले ग्रुप में ये जो कार्बन है जहां से हाइड्रोजन हटकर ऑक्सीजन से बॉन्ड बना है
वो 2 डिग्री कार्बन आप चेक कर सकते हैं, वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, यानी सेक ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप होगा ये पूरा कार्बन है ना, आपको तो पता ही चल जाएगा कि ये कौन सा ग्रुप है। हमने पढ़ा है ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में कि इसको सेक, 8th लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये ग्रुप को। तो इसे कहते हैं सेक ब्यूटाइल ग्रुप। इसे क्या कहते हैं? सेक ब्यूटाइल। 4 कार्बन इसलिए ब्यूटाइल कहूंगा, सेकेंडरी कार्बन से बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रेट चेन है, इसलिए मैं कहूंगा सेक ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, और इस तरफ मैं देख पा रहा हूं ये क्या है? 2 कार्बन यानी इथाइल वाला ग्रुप। तो चलिए इसका नाम लिखने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। सेक ब्यूटाइल में हमको एस नहीं देखना होता है, बी देखना होता है। तो बी और ई में पहले कौन आता है? बी आता है, इसलिए मैं लिखूंगा पहले सेक ब्यूटाइल, फिर लिखूंगा इथाइल और फिर लिख दूंगा ईथर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सेक ब्यूटाइल इथाइल ईथर किस तरह से लिखा है। ठीक है, चलिए अब 15th वाले ग्रुप की तरफ आते हैं। CH3 CH CH3 CH2 इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको दोनों ग्रुप्स को पहचानते हैं पहले। यहाँ पर एक ही कार्बन का ग्रुप है, इसे तो हम बहुत ही प्यार से मिथाइल ग्रुप कह देंगे। लेकिन ये वाला जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो देखिए ये जो है वो ब्रांच्ड ग्रुप है। टोटल कार्बन इसमें कितने हैं? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन तो हम इस ब्यूटाइल ग्रुप तो कह ही देंगे, पर साथ में ये देखिए सेकंड कार्बन पर CH से ऐसी ब्रांच दिखाई दे रही है, तो हम इसे कहते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप। क्या कहते हैं इसे? आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और 1 डिग्री से निकला हुआ है इसलिए आइसोब्यूटाइल कहेंगे। अगर यहां से हाइड्रोजन निकला हुआ होता तो देखिए ये कार्बन 3 डिग्री है, तो मैं इसे टर्ट ब्यूटाइल कहता। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, आपने प्रैक्टिस भी की है। आइसोब्यूटाइल ग्रुप आपको पता है कैसा दिखता है। तो ये होगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ये होगा मिथाइल ग्रुप। तो अब इसका मैं अगर लिखूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आई कंसिडर करना चाहिए। तो इसमें आई और एम में पहले कौन आता है? आई आता है। तो मुझे इसका नाम कैसे लिखना चाहिए कि देखिए आइसोब्यूटाइल, फिर लिखना चाहिए मुझे मिथाइल, और इस तरह से मुझे लिखना चाहिए ईथर। तो ये जो कंपाउंड है उसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो चलिए इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाते हैं कि देखिए पहले 3 कार्बन लाइन में है, 1 2 और 3, और ये वाले कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो मैं लिख दूंगा ऑक्सीजन। ठीक है, फिर मैं देख रहा हूं कि ये जो बीच वाला कार्बन है इसके ऊपर एक और कार्बन का ग्रुप है, यानी मैं इस तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि ये पहला कार्बन यहाँ है, फिर ये दूसरा कार्बन यहाँ है जिसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है यहाँ। अभी यहाँ पर मैंने नीचे मिथाइल ग्रुप बताया था, ऐसा थोड़ी इसमें भी नीचे बताएंगे, इसमें कहीं भी बता सकते हैं, बस मिथाइल ग्रुप पता चलना चाहिए। फिर उसके बाद में ये CH2 वाला है, फिर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बाद एक ही कार्बन है, तो मैं इस तरह से यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए 16th एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या है। ये देखिए ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ये कार्बन, उसके ऊपर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ पर देखो इस तरफ 2 कार्बन है। तो मुझे देखते ही पता चल गया कि यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है इसके पास 3 और कार्बन है, यानी 3 डिग्री कार्बन है, यानी नाम में टर्ट ऐसा वर्ड इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर 4 कार्बन इन टोटल है। तो मुझे देखते ही पता चल गया कि ये जो ग्रुप है इसे मैं टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप कहूंगा, और यहाँ पर 2 कार्बन है, इसे मैं इथाइल ग्रुप कहूंगा। तो इस तरह से मैं समझना। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्या करना है, इसका कंडेंस फॉर्मूला लिख देना। तो देखिए ऑक्सीजन है, इसके इस तरफ एक कार्बन है, ऊपर की तरफ एक कार्बन है, इधर की तरफ एक कार्बन है, इधर की तरफ एक कार्बन। तो ये देखिए CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3, इसके चारों बॉन्ड हो चुके तो हाइड्रोजन नहीं आएगा, और इस तरफ 2 कार्बन है, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है वो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है वो इथाइल ग्रुप है। तो चलिए टर्ट ब्यूटाइल और इथाइल के अंदर देखिए, देखो टर्ट के बाद में मैंने हाइफन रखा है, इसका मतलब T नहीं देखना होता है, B देखना होता है, और यहाँ E है, तो B ही पहले आएगा, इसलिए मैं लिखता हूँ टर्ट ब्यूटाइल, फिर मैं लिखूंगा इथाइल, और फिर मैं लिखूंगा ईथर। ठीक है, बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, वो लोग टर्ट पूरा लिखते हैं TERT ऐसा टर्ट, फिर लिखते हैं ब्यूटाइल, फिर इथाइल, ईथर। तो आप T लिखो या टर्ट लिखो, आपको दोनों भी नाम करेक्ट ही मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है मैं आपको 16 एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, और शायद मैंने यहाँ पर ऐसा लग सकता है आपको कि बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, ठीक है, पर मैंने जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। मैंने आपसे पहले ही कहा था बच्चा कि जब तक तू ये ग्रुप्स पहचान नहीं पाएगा कि ये कौन सा ग्रुप है ना, तब तक तुझे आगे केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होगा ही। इसलिए मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अभी भी थोड़ा झिझक हो रहा है ग्रुप्स पहचानने में, तो कंटिन्यूअसली कीप रिवाइजिंग लेक्चर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 8, तो ही आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। मैं अमाइंस नहीं सिखा रहा हूँ, वरना ज्यादा आपको प्रेशर आ जाएगा दिमाग पे। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से सब चीजें समझना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चा। जैसे ही तुझे एक बार देखो बस ये ग्रुप पहचानने आ गया, नाम से ग्रुप बनाने आ गया, तो इनको बाकी चीजें इजी लगेंगी। उसलिए मैं बोल रहा हूँ लेक्चर 7 और 8 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
प्लीज उसको रिवाइज करिए और फिर ये सॉल्व करने बैठिए। अब होमवर्क में मैं क्या करूंगा, अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए 16 के 16, ठीक है, तो मैं पहले स्ट्रक्चर्स बना लिए थे और फिर मैंने सॉल्व करना शुरू किया था। तो जब मैंने स्ट्रक्चर्स बना लिए थे, आप वीडियो वहीं पर पॉज कर दीजिए, अपने नोटबुक में सारे स्ट्रक्चर्स बना लीजिए, वीडियो को बंद कर दीजिए और खुद से वो नाम देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और फिर आप वीडियो देख करके क्रॉस चेक करिए कि मैंने जो नाम दिए हैं और वीडियो में सर ने जो नाम बताया है उसमें क्या फर्क है और मैंने कहाँ अपनी गलतियां की है। तो ऐसा एक स्मार्ट स्टूडेंट करता है और जिसका वजह से उसको अपनी गलतियां पता चल जाती है और सारी चीजें वो समझ में आ जाती है उसको, ठीक है। अब यहीं पर मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूँ और होमवर्क में थोड़े से क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको ताकि आप सॉल्व कर लो। आपको ये 16 क्वेश्चन जो मैंने बताया वो तो सेल्फ प्रैक्टिस करके क्रॉस चेक करना ही है, पर अब मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ आपको वो आप चेक करने के लिए मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। लेट अस सी सम होमवर्क क्वेश्चंस नाउ। तो देखिए ये होमवर्क में मैंने कुछ आपको 9 एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। उम्मीद आप देख पा रहे होंगे, सेल ब्यूटाइल, सेल प्रोपाइल ईथर, डाइटर्ट ब्यूटाइल ईथर, डायजो ब्यूटाइल ईथर, मिथाइल विनाइल ईथर, इस तरह से मैंने इसका स्ट्रक्चर दिया, नाम लिखना है ना। तो जहां पर भी मैंने नाम दिया हुआ है जिसका आप स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपके कंडेंस फॉर्म और बॉन्डलाइन फॉर्म दोनों ही बना देंगे, तो बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। ये वाला कंपाउंड आप देखिए जरा, यहाँ पर एक बेंजीन की लगी हुई है, फिर ऑक्सीजन है, फिर CH3। इसका जो नाम है वो थोड़ा सा फेमस नेम है, याद करो मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको कंपाउंड सिखाए थे, सम फेमस कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा एक टॉपिक मैंने लिया था, ठीक है। जब हम वो चार्ट सीख रहे थे, होमोसाइक्लिक, एडिसाइक्लिक, एरोमेटिक, वो वाला चार्ट जब सीख रहे थे तब मैंने सम फेमस कंपाउंड सिखाया होगा, उसमें ये कंपाउंड मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है ये होमोसाइक्लिक में, एरोमेटिक में बेंजीनॉइड कंपाउंड है, ठीक है। याद करिए इसका नाम क्या होगा, बहुत ही बढ़िया होगा अगर इसका आपको नाम आ जाए और ढूंढ के आपको लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे एग्जांपल्स आप अच्छी तरह से सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया है तुरंत ही, ठीक है, तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं जरूर आपको चेक करके बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन इसका जो आंसर्स है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं इसके आंसर्स डिस्कस करूंगा सारे, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए, और ठीक है, और फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी अमाइंस के ऊपर लेके जाऊंगा जिनका हमको कॉमनली सीखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि संडे के दिन जब हमारा लेक्चर होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि अमाइंस का नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और इसके जो आंसर है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको पॉज करके पहले क्वेश्चन बुक में लिख लीजिए, फिर इसका आंसर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप सॉल्व करके रखिए, संडे को क्रॉस चेक कर सकते हैं या फिर आप मुझे भेज करके बता सकते, मैं आपको बता दूंगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। दैट्स ऑल।